गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज शुरुआत करते हैं अध्याय 7 की। अध्याय 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? हम भी यही सोचते होंगे पहले कि नोट पर इस प्रकार से शेर क्यों बनाए जाते थे और इस तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों बनाया जाता होगा। तो इसकी शुरुआत होती है राजा महाराजाओं से तथा उनके वर्चस्व से। एक बहुत बड़ा राज्य है, एक साम्राज्य है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में हमने अध्याय 6 में पढ़ा था कि सारनाथ वो स्थान है जहाँ परमात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। उसी सारनाथ पर अशोक के द्वारा स्तंभ लगाया गया, शेर के चिन्हों वाला, जिसे अशोक स्तंभ कहा गया। यही अशोक स्तंभ हमारे रुपए जो नोट होता है उसके दाहिनी तरफ स्थित होता है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। हमने पूर्व में अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पहले जन हुए, फिर जनपद हुए, उसके बाद में महाजनपद हुए और महाजनपदों से हुआ एक साम्राज्य। अशोक के काल के अंदर साम्राज्य कहा गया, उससे पहले भी साम्राज्य कहा जाता था। जब चंद्रगुप्त मौर्य, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के अंदर मगध महाजनपद को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील किया। तीसरी बात यह है कि अशोक ने जो स्तंभ लगाए थे ये सिर्फ सारनाथ में ही नहीं लगाए, अन्य स्थानों पर भी लगाए थे। हम अध्याय में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार लगाए गए। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। दादा चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के पापा का नाम था अशोक, के पापा का नाम बिंदुसार के पापा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तथा मगध को और विशाल बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले किसकी स्थापना की? तो अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उस साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी था, नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अर्थ का अर्थ होता है धन, लेकिन यह जो किताब है अर्थशास्त्र, यह राजनीति पर आधारित किताब है। इसे राजनीति की प्रथम पुस्तक भी माना जाता है। वंश क्या होता है? एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी बिंबिसार को पराजित करके। उसके बाद उसका योग्य बेटा बिंदुसार उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाता है और बिंदुसार का पुत्र था जिसका नाम था अशोक, जो महान अशोक, सम्राट अशोक के नाम से जाना गया। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। तो हम देखेंगे कि जो साम्राज्य होता है उनमें काले बिंदु कौन कौन से हैं, जैसे कि उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है। ये क्या है? तो साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, अर्थात यहाँ पर जो तक्षशिला स्थित है यह तक्षशिला उत्तर पश्चिम अर्थात उत्तर और पश्चिम और मध्य एशिया यानी कि मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ हम उज्जैन, तो दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जो उज्जैन है यह उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग के अंदर पड़ता है। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे।
जिन जगहों पर अशोक ने शिलालेख मिले हैं जिस जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। अर्थात अशोक के शिलालेख है वो कहाँ कहाँ मिले हैं। इन शिलालेखों से हमें ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य इतना विस्तृत था, जिनके अंदर हम दक्षिण में बात करें तो ब्रह्मगिरी, यारागुड़ी, मास्की, सन्नती, सोपरा, गिरनार अभिलेख गुजरात के अंदर है, जोगड़ा, धौली अभिलेख। यदि हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो लंपाका, कांधार, मानेसर, शाहबाजगढ़ी आदि अभिलेख है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत के अंदर उज्जैन के नज़दीक हमें प्राप्त हुआ है पानागुरिया, सांची का, जहाँ पर सांची का स्तूप भी स्थित है, रूपनाथ, कौशाम्बी, गुजरा अभिलेख, और जो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी वहाँ पर हमें लोरिया हरिराज प्राप्त हुआ है, लंबूरी प्राप्त हुआ है, मेरठ अभिलेख, कालसी, टोपरा और बहापुर जो दिल्ली के अंदर स्थित है आदि अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो हम बता सकते हैं भारत के अंदर मिले हैं, पाकिस्तान में मिले हैं, अफगानिस्तान के अंदर प्राप्त हुए हैं। भारत के कौन से राज्य हैं मौर्य साम्राज्य के बाहर थे, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीचे तमिलनाडु था वह मौर्य साम्राज्य के बाहर था। इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि इन अभिलेखों के आधार पर कह सकते हैं कि वे सभी बाहर थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे, यानी कि राज्य थे वे साम्राज्य से किस प्रकार अलग थे। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। अर्थात सम्राट होता था वो राजाओं से ऊपर होता था, उसका जो शासन का क्षेत्र था वह अधिक होता था, उसे सेना की अधिक आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए उसे संसाधन भी अधिक चाहिए थे। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। दो चीज़ें हैं, एक है कि उसे अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी और इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वह अत्यधिक मात्रा में कर इकट्ठा करते थे। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते वे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अर्थात राजा स्वयं उस क्षेत्र पर अधिकार या क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं करता था, वह अपने अधीन किसी को नियुक्त करता था अधिकारी को, वह अधिकारी इस क्षेत्र पर नियंत्रण करता था तथा जो अपराध करते थे उन्हें सजा भी देता था। लेकिन राजा समय समय पर इस अधिकारी की जांच भी करता रहता था कि ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते। अर्थात इन अधिकारियों की जांच के लिए राजा अन्य अधिकारी जिन्हें गुप्तचर कहा जाता था उनकी नियुक्ति करता था, जो इसके क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अर्थात राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्री थे जो इसके शासन में सहायता करते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अर्थात जो शासन था वह मेन रूप से पाटलिपुत्र के अंदर, लेकिन उसकी जो क्षेत्रीय राजधानियां हुआ करती थी जैसे उत्तर पश्चिम के अंदर तक्षशिला थी, दक्षिण या मध्य भारत के अंदर उज्जैन थी, उनके माध्यम से नियंत्रण रखा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। जैसे बिंदुसार जब पाटलिपुत्र के अंदर था तो अशोक को उज्जैन का राजा बनाया गया था, उसे कश्मीर भेजा गया था। इसी प्रकार से उन्हें राज्यपाल बनाया जाता था। अवंती का राज्यपाल बनाया गया था अशोक को सबसे पहले।
लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। अर्थात राज तो पाटलिपुत्र या फिर अशोक, बिंदुसार आदि का था, लेकिन उनकी स्थानीय जो मान्यताएं थी उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाती थी। उन्हीं के अनुसार शासन किया जाता था। अंतिम रूप से शासन पाटलिपुत्र के अंदर बैठे सम्राट का ही होता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, अर्थात आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करते थे, केवल मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अर्थात हमने देखा कि जो तक्षशिला था वह, या तक्षशिला जो राजधानी थी उसके क्षेत्राधिकार में जो भी क्षेत्र आता था उसके वह कंबल के लिए प्रसिद्ध था, तथा दक्षिण भारत जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, मध्य भारत या दक्षिण भारत, तो वहाँ सोने और कीमती पत्थरों के लिए वह प्रसिद्ध था। और इन्हें ये कीमती पत्थर और कंबल के लिए जो भी सामान मिलते थे ये कर या भेंट के रूप में दिए जाते थे। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे ही किए जाते थे। कैसे? तो नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। अर्थात जब भी यहाँ का जो कोई गवर्नर या फिर यहाँ का अधिकारी राजा के पास मिलने जाता था, राजा यहाँ घूमने आते थे, तो उन्हें नजराने के रूप में ये सब दिए जाते थे। कर होता था वह कर तो निश्चित है कि इतनी माह को, इतनी तारीख को, इतने समय बाद कर चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन नजराना फिक्स नहीं होता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अधिकतर जो नजराने होते थे वे स्वेच्छा से ही दिए जाते थे। कर था वह उसे देना अनिवार्य होता था। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वही सेल्यूकस निकेटर जिसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था चंद्रगुप्त ने। जब सिकंदर की सेना युद्ध करके लौट जाती है तथा युद्ध नहीं लड़ती है, तब उसी का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था वह दोबारा युद्ध लड़ने के लिए आता है। चंद्रगुप्त युद्ध लड़ता है, उसकी बेटी हेलेना से विवाह करता है। सेल्यूकस निकेटर होता है मेगास्थनीज को इसके दरबार में राजदूत के रूप में भेजता है। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। हम उसके विवरण की कुछ अंश यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ऐसे मानो जैसे कि राजा ने कोई मुकुट पहन रखा हो। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। अर्थात यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो अंगरक्षक होती थी वे महिलाएं होती थी, वे अंगरक्षक का कार्य करती थी और हथियारबंद यानी हथियार चलाना जानती थी। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं उनकी कोई हत्या करने की कोशिश न करे। अंगरक्षक क्यों रखते थे? क्योंकि राजा डरते थे कि कहीं उनकी कोई हत्या न कर दे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते, अर्थात अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन वो भय के साथ भी अपना जीवन जीते हैं। उन्हें हमेशा यह डर रहता है कि उन्हें कभी कोई मार न दे। कोई भी विद्रोही हो सकता है, कोई भी विश्वासघात कर सकता है। दूसरी चीज़, और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, जो पहले पाटलिपुत्र था वो वर्तमान में आधुनिक पटना है, उसके बारे में मेगास्थनीज क्या लिखते हैं? तो वे लिखते हैं कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, अर्थात जो पाटलिपुत्र है उसके चारों तरफ क्या किलेबंदी की गई है, जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं, अर्थात जो घर है वो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, अर्थात राजा का जो महल है वह लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ से उद्योगों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। यानी कि नगर के अंदर भी कई छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। कई 2 मंजिला 3 मंजिला मकान हैं, लकड़ी और पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थर का इस्तेमाल नक्काशी के लिए किया गया है। तथा राजा का एक महल है जिसके चारों तरफ उद्यान है, उस उद्यान के अंदर चिड़िया हैं और बाकी उद्यान है वह भी लकड़ी का ही बनाया गया है तथा उसके अंदर पत्थर से नक्काशी की गई है। राजा
द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे। तो हमने बात की कि राजा हमेशा भय के साए में ही जीते थे। उन्हें डर रहता था कि उन्हें कोई मार न दे, खाने में जहर देकर मारा जा सकता था, इसलिए खाना खाने से पहले भी किसी अपने खास नौकर से उसको चखवाते थे। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस प्रकार भिन्न था। मोहनजोदड़ो एक सुव्यवस्थित नगर था, पाटलिपुत्र भी सुव्यवस्थित नगर था। पाटलिपुत्र के अंदर जो महल थे वो लकड़ी के बने हुए थे, पत्थर की नक्काशी की गई थी। यहाँ पर कोई महल नहीं था। यहाँ पर भी पाटलिपुत्र के चारों तरफ प्राचीर थी। यहाँ पर भी मोहनजोदड़ो के अंदर प्राचीर है, लेकिन मोहनजोदड़ो को दो भागों में विभाजित किया गया था, जिनके अंदर पश्चिमी भाग था वह ऊंचाई पर स्थित था, तथा जो पूर्वी भाग था वह नीचाई पर, जिसे नगर कहा जाता था। और दोनों पर ही क्या थी, प्राचीर थी। यहाँ पर पूरे पाटलिपुत्र में प्राचीर थी, राजा का महल था और उसके अंदर ही क्या बसे हुए थे, अन्य घर भी बसे हुए थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, अर्थात यहाँ पर राजा का महल होगा, यहाँ पर उद्यान हुआ करता था, यहाँ पर अन्य नगर हुआ करते थे, और लास्ट के अंदर क्या, तो जंगल वाला इलाका रहता था या जंगल वाला इलाका था। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। कौन से लोग ये हाथी, लकड़ी, मधु और मोम ला कर देंगे, जो जंगल में रहा करते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को ये सब ला कर दिया था, तो उनके प्रति वफादार रहे। हम यहाँ पर पढ़ते हैं अशोक। हमने सबसे पहले देखा चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार का बेटा का नाम था अशोक बहुत महान हुए। हम यहाँ पर अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अगले अध्यायों में हम चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख है वह प्राकृत भाषा में है। हमने देखा कि आम लोगों की भाषा कैसी थी, प्राकृत भाषा थी, क्योंकि बौद्ध के उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए। जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी के उपदेश वो जैन प्राकृत भाषा में दिए गए। अशोक ने अभी ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखवाए हैं, तथा उनकी लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। लिपि क्या होती है, तो अक्षरों को किस प्रकार लिखा जाएगा वो लिपि होती है, उसे किस प्रकार पढ़ा जाएगा वो भाषा होती है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने अपने हथियार ताके थे और बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय की, यानी 8 साल बाद उसने कलिंग से युद्ध किया था। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। लेकिन क्यों दुख हुआ? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी थे, अर्थात श्रमिक भी थे। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। इस युद्ध के बाद अशोक को पश्चाताप हुआ। अशोक कहता है मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म का मतलब अशोक का धर्म। अशोक धर्म का पालन करेगा और दूसरों को इनकी शिक्षा देने का निश्चय करता है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें, वे भी शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना शासन चलाएं। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचार कैसे परिवर्तन हुए, तो वह उन घायलों को देखकर उसका मन विचलित हो गया। अपने प्रियजनों को खोते देख उसका मन अधिक विचलित हुआ, इसलिए उससे पश्चाताप हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। धम्म है यह संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है, अर्थात धर्म को प्राकृत भाषा में धम्म लिखा जाता है। अशोक का कलिंग युद्ध। हमने कहा था कि अशोक के कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हथियार त्याग दिए थे। अशोक का कलिंग युद्ध था क्या? तो अशोक का कलिंग युद्ध था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत का जो पूर्वी तट है उसके ऊपर जो सुंदरवन है उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो हमें उड़ीसा नज़र आएगा, जहाँ पर भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर के अंदर जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो स्थित है। उड़ीसा में ही है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, तो वही उड़ीसा। लेकिन अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। हमने
उड़ीसा में देख लिया प्राचीन नाम क्या था, कलिंग था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, अर्थात अलगाव हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध था जिसने अशोक की मनोदशा को पलट दिया। अशोक का दम, हमने अभी बात की कि दम था वह संस्कृत के धर्म शब्द से बना है। यह प्राकृत भाषा में दम लिखा जाता है। तो अशोक का दम क्या था? अशोक के दम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। एक राजा होता है तथा प्रजा होती है। राजा और प्रजा के मध्य पिता और पुत्र का संबंध होता है। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को सद्वचन और अच्छी बातें सिखाता है, उसी प्रकार से जो राजा होता है वह भी अपनी प्रजा को कुछ निर्देश देता है जो उसके धर्म के व्यवहार होते हैं, अच्छे व्यवहार की शिक्षा देने का कार्य करता है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। अशोक ने राज्य क्षेत्र जीतने के बजाय शांति किस प्रकार से लाई जा सकती है उस पर ध्यान दिया। इस पर ध्यान दिया। इससे पहले उसके साम्राज्य में क्या क्या होता था? तो विभिन्न धर्मों के लोग थे जिनके मध्य टकराव होता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार होता था, परिवार और पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। इसलिए अशोक ने अपने धर्म को सब लोगों को समझाने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने मात नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। अशोक हर जगह जाकर के नहीं देख सकते थे, इसलिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की जो धर्म के अनुसार आचरण करने पर नज़र रखते थे। उन्हें कहा गया धम्म महामात अधिकारी की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे तथा इन्हीं लोगों का काम था कि वे धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। अर्थात अशोक अपने विचारों को, अपने धर्म को संभवतः अपने क्षेत्र में फैलाना चाहता था। इसके लिए उसने अधिकारियों की नियुक्ति की और अधिकारियों को नियुक्ति करने के साथ स्तंभ लेख लिखवाए और यह निर्देश दिए कि उन स्तंभों पर जो निर्देश लिखे गए हैं, जो धम्म की विचार लिखे गए हैं, उन्हें उन लोगों तक भी पहुंचाया जाए जो स्वयं नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी उसने अपने दूत भेजे जो उसके धर्म का प्रचार करेंगे। पृष्ठ संख्या 76-77 द्वारा दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास किए। हमने देखा कि जहाँ पर अभिलेख लिखे हुए हैं वो कई स्थान थे। हम इस मूर्ति के बारे में देखते हैं कि मूर्ति क्या है। उत्कृष्ट पोलिश वाले पत्थर को इस मूर्ति से देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। अर्थात अशोक जब अपने स्तंभ लिखवाता था, उन स्तंभों के ऊपर पशुओं के या अन्य किसी चीज़ का चित्र भी उत्कीर्ण करवाता था। जैसे कि हमने सारनाथ के अंदर देखा कि वहाँ पर शेर का जो चित्र था वह बना हुआ था, शेर उत्कीर्ण किया हुआ था। उसी प्रकार से रामपुरवा के अंदर एक अभिलेख प्राप्त हुआ, उसके ऊपर इस बैल का चित्र अंकित है। अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक ने संदेश क्या दिए थे? अधिकतर जो अभिलेख थे उनके अंदर एक संदेश दिया गया था। अशोक ने कहा, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह जब वो बीमार होते हैं या जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अर्थात अशोक था वह कर्मकांडों का विरोधी था। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? तो अशोक कहता है ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, वो तुम्हें दुआएं देंगे। बड़ों का आदर करो, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। सभी जीवों पर दया करो, वो भी तुम पर दया करेंगे। ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हें मिल सके।
अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत है। अर्थात अशोक ने कहा कि ना तो मैं मेरे धर्म की प्रशंसा करता हूँ, ना ही मैं दूसरे जो धर्म है उसकी निंदा करता हूँ, और लोगों को भी यही निर्देश दिए कि ना तो तुम किसी की निंदा करो और ना ही किसी की प्रशंसा करो। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। तुम सिर्फ उस धर्म का और अपने धर्म का आदर करो। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि दूसरा धर्म खराब है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। इसके संदर्भ के अंदर प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी कुछ कहा है। जैसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश यानी अशोक के धर्मादेश आज भी हम से एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे कि आज भी प्रासंगिक है, हमें ना तो किसी की प्रशंसा करनी चाहिए, न किसी की निंदा करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है किसी की प्रशंसा नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। कर सको तो स्वयं की निंदा करो, कर सको तो दूसरों की प्रशंसा करो। हमने देखा कि अशोक के जो अभिलेख थे वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे तथा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि क्या है? तो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं के लिपियों के अंदर देख सकते हैं। जैसे आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, उसके अंदर ए को इस प्रकार लिखा जाता है। देवनागरी में ए को इस प्रकार लिखा जाता है। बांग्ला में ए को इस प्रकार लिखा जाता है। मलयालम भाषा में ए इस प्रकार होता है और तमिल में ए को लिखा जाता है इस प्रकार। जिस समय अशोक भारत के अंदर अपने धम्म को प्रसारित कर रहे थे, उसी समय अन्यत्र यानी दुनिया में क्या हो रहा था? मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू करवाया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था, क्योंकि चीन की उत्तरी सीमा पर पशुपालक थे, वो इस क्षेत्र में आ जाते थे तथा फसलों को नुकसान पहुंचाना या फिर इनके क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर दीवार बनवाई। अगले 200 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण होता रहा, 2000 वर्ष तक, यानी कि निर्माण पूरा होने में 2000 वर्ष लगे हैं, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही हैं। इसलिए दीवार सीधी न होकर के दीवार किस प्रकार है? टेढ़ी मेढ़ी है। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, अर्थात 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्जें बनाई गई हैं, अर्थात ये जी दिखाई दे रही हैं तुम्हें, ये हैं बुर्जें, ताकि यहाँ पर विश्राम किया जा सके, या फिर चौकी बनाई जाती थी ताकि नज़र रखी जा सके। हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्जें बनी हुई हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से किस प्रकार भिन्न था? तो एक बात तो निश्चित है कि चीन का सम्राट पड़ोसी देशों के साथ खफा रहता था, अर्थात उनसे डरा हुआ था। अशोक को पड़ोसी देशों से किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने कोई सुरक्षा कवच नहीं बनाए। सिर्फ अपने साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित करने के लिए उसने अभिलेख लगवाए थे। उपयोगी शब्द साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धर्म होता है आदि। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत थी वह 2300 साल पहले हुई थी, और हमने चाइना के अंदर बात की थी कि वह 2400 वर्ष पहले था, अर्थात दोनों साम्राज्य एक साथ ही फले फूले। हालांकि अशोक का साम्राज्य अधिक महान था और उसे पड़ोसी से कोई डर भी नहीं था। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन वो जो कहावत है ना कि भय बिना प्रीत कहाँ, तो वो यहाँ पर एक लागू होती है। अशोक ने जैसे ही हथियार डाले तो पड़ोसियों ने ये सोचा कि अशोक लड़ नहीं सकता, लेकिन जब तक अशोक जिंदा रहा तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण कर सके। हालांकि उसके बाद आने वाले जो राजा थे वो कमज़ोर होते चले गए और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।